तो आज राजा जी के पास में चलते हैं और खुद राजा जी से पूछते हैं हम लोग क्या कि राजा जी ये जो आपकी रियासत है, आपकी रियासत में अलग अलग तरह के अधिकारी हैं। किसी को आपने प्रधान बना रखा है, किसी को आपने दीवान बना रखा है, किसी को आपने बख्शी बना रखा है, किसी को मीर बख्शी बना रखा है, किसी को आपने शिकदार बना रखा है। इसी तरीके से आपके जो यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी हैं, तो साहब कौन कौन से तो आपके अधिकारी हैं वो बता दो, हमारे परीक्षा में काम आ जाएगा। दूसरा, इन अधिकारियों के क्या क्या काम है। तो राजा जी पहले खुद के बारे में ही बता रहे हैं कि देखो भाई मेरी बात सुनो, मैं राजा हूं तो ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। ठीक है साहब, ईश्वर का प्रतिनिधि। भाई ईश्वर तो ऊपर है, तो ईश्वर ने एक प्रकार से मुझे नीचे भेजा हुआ है कि साहब मेरे प्रतिनिधि के तौर पर तू शासन व्यवस्था स्थापित कर और लोगों के साथ में न्याय कर, एक अच्छी व्यवस्था स्थापित कर ताकि लोग सुख शांति से अपना जीवन जी सकें। अब मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं तो लोग मेरा सम्मान भी करते हैं, मेरे प्रति आस्था भी रखते हैं कि साहब ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, इस प्रकार की ये मान्यता। दूसरा, जितनी भी पावर्स हैं, भले ही प्रशासनिक अधिकार हो, बोले वो भी मेरे अंदर निहित है, या सारी सैनिक पावर हो वो भी मेरे अंदर निहित है, या सारी न्यायिक शक्तियां हो, किसी को मृत्यु दंड देना है, छोटा बड़ा कोई भी अगर दंड देना है तो बोले सारी जो पावर्स हैं वो मेरे अंदर ही निहित है। बोले साहब ये तो काम खराब है। बोले कैसे? ईश्वर के प्रतिनिधि आप हो तो आपके लिए गए डिसीजन पर कोई क्वेश्चन मार्क तो लगा ही नहीं सकता, कोई उंगली तो दिखा ही नहीं सकता। और दूसरा, सारी पावर्स ही आपके अंदर निहित हैं, मतलब सारी एक प्रकार से अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव पावर भी आपके अंदर निहित है, जुडिशरी पावर भी आपके अंदर निहित है, मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, और अपने आप में आप खुद व्यवस्थापिका हो। तो सारी पावर जब एक ही व्यक्ति को दे दी जाए तो साहब यहां तो काम गड़बड़ है। बोले कैसे गड़बड़ है? फिर तो निरंकुशता आ जाएगी। बोले वो कहीं हुआ है? बोले निरंकुशता मतलब कि आप पर तो कोई अंकुश लगा ही नहीं सकता। बोले कैसे? बोले साहब जैसे आप कोई भी काम करोगे तो आप निरंकुश होकर करोगे। जैसे हाथी होता है ना, हाथी को रोकने के लिए एक औजार होता है, वो जो महावत पीछे बैठा होता है हाथी पर, वो उसके कान के पीछे वो चुबाता है, उसको नोक से निकली हुई होती है, उसको कहा जाता है अंकुश। तो उस अंकुश से उस हाथी को वो कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ निरंकुश का मतलब कि आप पर तो इस प्रकार का कोई कंट्रोल है ही नहीं। बोले नहीं, पूरी बात सुनो, मेरे ऊपर भी अंकुश है। बोले कैसे अंकुश है आपके ऊपर? बोले एक तो ये जितने भी मैं डिसीजन लेता हूं उनमें मेरे मंत्रियों की सहमति होती है, मंत्रियों से विचार विमर्श करता हूं। ठीक है साहब। इसके अलावा मेरे जो पुरोहित साहब हैं उनसे मैं विचार विमर्श करता हूं। ठीक है। इसके अलावा जो मेरे युवराज हैं उनसे मैं विचार विमर्श करता हूं, उनकी सहमति के बिना कुछ नहीं करता। इसके अलावा मेरे जो सामंत हैं उन सामंतों से भी मैं विचार विमर्श करता हूं, उनकी इच्छा के खिलाफ मैं नहीं करता काम। बोले साहब अगर कर लो तो मान लो सामंतों की इच्छा नहीं मानो तो? बोले बात ऐसी है कि सामंतों के पास अपनी सेनाएं होती हैं और जब मुझे युद्ध लड़ना होता है तो युद्ध लड़ने के लिए सेना की आवश्यकता है। अब मेरे पास भी हालांकि सेना है, लेकिन मुझे सामंतों की सेना की भी आवश्यकता होती है। अब सामंतों को अगर मैं नाराज कर दूंगा तो वो लड़ने के लिए नहीं आएंगे। हालांकि ये हमने देखा है पहले के वीडियोस में, पिछले वीडियो में, कि जो एक रियासत होती थी वो पुरखों की जागीर होती थी, मतलब पुरखों का क्षेत्र होता था। अब राजा तो कोई एक ही भाई बनेगा। भाई मान लो ये राजा है, इस राजा की बहुत सारी संतान होंगी, इसके चाचा के लड़के भी होंगे, ताऊ के लड़के भी होंगे, इसके खुद के भी लड़के होंगे बहुत सारे। तो इस राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होगा अगला राजा तो वही बनेगा, लेकिन बाकी भाई बंधुओं को क्या? तो पिछले वीडियोस में जैसे हमने देखा कि बड़ा बेटा तो अगर राजा बन गया तो बाकियों को क्या करेंगे? ये जागीरें दे देंगे कि साहब वहां तेरा जीवन निर्वाह भी हो जाएगा, वहां से जो पैसा है उस पैसे से जीवन निर्वाह कर लेना, कुछ हिस्सा अपने पास में रख लेना और बाकी हिस्सा तू राजा के पास में पहुंचा देना। इसके अलावा वहां की प्रशासनिक व्यवस्था भी देख लेना, अपनी सेना भी रख लेना, और जब जरूरत पड़े तो सेना लेकर आ जाना। सेना को कहा जाता था जमीयत, कि सेना लेकर आ जाना, अगर कोई शत्रु पर अपन किसी पर अटैक करने के लिए जाए या कोई अपने ऊपर अटैक करे तो अपने को मिलजुल कर इस राज्य की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो मेरा ये अकेले का राज्य तो है नहीं, ये तो अपने पुरखों का राज्य है
और अगर इस राज्य पर कोई संकट आएगा तो इस राज्य को बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो इसलिए वो भी आया करते थे, क्योंकि राज्य मेरे अकेले का नहीं है, सारे भाई बंधुओं का। अब ये अलग बात है कि मैं अकेला एक राजा बन गया, लेकिन इसमें हिस्सेदारी तो उन सब की है, क्योंकि पुरखों का राज्य है। तो इसलिए वो लड़ने आते हैं। फिर भी सामंतों की अपनी जमीयत मतलब सेना होती है, तो मैं इन लोगों को नाराज नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं निरंकुश नहीं हूं। आप जो ये सोच रहे हो कि साहब मैं तो निरंकुश हो गया, निरंकुश नहीं हूं। मुझे भी दबाव होता है अपने मंत्रियों की सलाह, पुरोहित, युवराज, सामंत, इनकी सलाह के हिसाब से मुझे काम करना होता है। फिर इसके अलावा मेरे ऊपर नीतिगत दबाव भी होता है। भाई धार्मिक शास्त्रों की बातों को मेरे को मानना पड़ता है। जो जो शास्त्र हैं उन शास्त्र के हिसाब से मेरे को चलना होता है। ये नहीं मैं अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन दे लूं। और दूसरा, मेरे ऊपर नीतिगत दबाव भी होता है। बोले साहब नीतिगत दबाव कैसे? भाई मान लो मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो मुझे और मेरे जो वंशज होंगे उनको अच्छे एक राजा के तौर पर याद थोड़ी रखेंगे। वो तो हमको क्रिटिसाइज करेंगे, हमारी कमियां निकालेंगे, हमारी बुराई करेंगी। तो इतिहास में तो हमको बदनाम कर दिया जाएगा। भाई भविष्य जब इतिहास की चर्चा करेगा तो हमको एक अच्छे राजा के तौर पर नहीं देखा जाएगा, और हमको एक एग्जाम्पल सेट करने होते हैं ताकि लोग हमको एक अच्छे राजा के तौर पर जाने। तो हम पर एक नीतिगत दबाव होता है। जैसा इस प्रकार के हम कई उदाहरण देखते भी हैं। जब मैंने आपको, ध्यान करो बेटा, कोटा रियासत, अच्छा एक चीज देखो, मैं कई बार बेटा बोल देता हूँ, और मैंने एक दो कमेंट देखे जो बहुत, मेरे व्यूअर्स केवल मेरे विद्यार्थी नहीं है, मैं जानता हूँ। मेरे विद्यार्थियों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरे भारत में, भारत से बाहर भी बहुत लोग मुझे देखते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, और आयु में मुझसे छोटे भी हैं, मेरे बराबर भी हैं, और मुझसे बड़े भी हैं। तो ये जो मैं बेटा शब्द का संबोधन करता हूं, तो अगर किसी बड़े को बुरा लगे उनके लिए नहीं है, ये मैं केवल मेरे विद्यार्थियों के लिए करता हूं। जो मुझसे बड़े हैं उनके लिए मैं बेटा शब्द का संबोधन नहीं कर रहा। उनको अगर इस प्रकार का लगा तो उसके लिए क्षमा। ये केवल मेरे विद्यार्थियों के लिए। इसलिए अगर कभी इस प्रकार से बेटा शब्द में संबोधन करता हूं तो आप मुझे, जो मुझसे बड़े हैं, वो ये समझ लिया करें कि साहब ये हमारे बच्चे की तरह है, और इनके इसके जो विद्यार्थियों के लिए ऐसा कह रहा है। ठीक, तो जैसा हम कुछ उदाहरण भी देखते हैं। जब मैंने आपको एक रियासत पढ़ाई थी, कोटा रियासत, ये दिख तो रहा है ना आपको कलर? ठीक है, इस पे लेता हूं मैं। जब मैंने आपको कोटा रियासत पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने बताया था कि कोटा के एक शासक थे रतन सिंह, जो मुगल शासक जहांगीर के समकालीन थे। ध्यान आ रहा होगा जिन्होंने वो कोटा रियासत पढ़ी है। पूरा राजस्थान की हिस्ट्री का बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक अवेलेबल हैं। तो इसलिए ये कोई टेंशन की बात नहीं कि साहब हम पर्टिकुलर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान से रिलेटेड, तो ये बैच आपके काम का है, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक अवेलेबल रहेंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको जो भी टॉपिक चाहिए उसको क्लिक करो और आप देखो। तो रतन सिंह यहाँ के कोटा के शासक थे। कोटा रियासत ये इधर, ये कोटा। वहां पर मैंने बताया था कि जहांगीर ने रतन सिंह को एक उपाधि दी थी, रामराज की, और इसके अलावा सर बुलंद राय की उपाधि भी दी थी। ये रामराज क्यों कहा था इनके राज्य को? इनको रामराज्य क्यों कहा था? क्योंकि रतन सिंह के एक बेटे थे, गोपीनाथ, और गोपीनाथ के बारे में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है ये एक दुराचारी व्यक्ति था। तो इसने कोई दुराचरण किया होगा, और इसके दुराचरण से क्रुद्ध होकर कुछ ब्राह्मणों ने इसको मौत के घाट उतार दिया। जब राजा जी के पास में ये सूचना पहुंची कि साहब आपके बेटे गोपीनाथ को कुछ ब्राह्मणों ने मौत के घाट उतार दिया, इन्होंने पता किया। बोले किसकी क्या गलती थी? बोले साहब वो दुराचारी था, दुराचरण कर रहा था, इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो रतन सिंह ने उन हत्या करने वाले लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि इसमें गलती मेरे पुत्र की थी। तो यहां पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया कि जनता जब चर्चा करे तो बोले नहीं साहब, जो हमारा राजा है वो रामराज है, वो न्यायप्रिय है, कि अपने पुत्र के गलत होने पर अपने पुत्र के जो हत्यारे थे उन हत्यारों को इसलिए क्षमा कर दिया कि गलती वहां पर इसके पुत्र की थी। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं, जब मैंने आपको मेवाड़ रियासत पढ़ाई तो ये इधर मेवाड़ का पार्ट है, और मेवाड़ के एक शासक थे महाराणा रायमल। जो मेवाड़ के एक शासक हुए हैं महाराणा सांगा, महाराणा सांगा के पिता थे महाराणा रायमल। और महाराणा रायमल के जो पुत्र थे, जैसे सबसे बड़े पुत्र थे उड़ना पृथ्वीराज, पृथ्वीराज का सिसोदिया, एक थे जयमल। जयमल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जयमल की सोलंकियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। जैसा गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि साहब सोलंकियों ने जयमल की हत्या कर दी थी।
इसमें महाराणा रायमल ने सोलंकियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था, जबकि सोलंकी उनका जो खुद का राज्य था, सोलंकियों का राज्य उनके हाथ से चला गया था। वो टोडा के क्षेत्र थे जो वर्तमान टोंक में आता है, और उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया था, और उनको वो अपना क्षेत्र छोड़कर मेवाड़ में शरण लेनी पड़ी थी। तो मेवाड़ में वो शरण लेकर रह रहे थे, और उसके बावजूद उन्होंने वहां के महाराणा के पुत्र की हत्या कर दी थी, लेकिन महाराणा ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि महाराणा को यह सूचना मिली थी कि इसमें गलती मेरे पुत्र की थी, और रायमल को एक जो वहां का सामंत था उसकी पुत्री के साथ में इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने उनको क्षमा कर दिया था सोलंकियों को। तो राजाओं के द्वारा इस प्रकार के एग्जाम्पल सेट किए जाते थे, तो ये एक नीतिगत दबाव होता था इनके समक्ष। तो अभी तक हमने क्या बात की कि साहब रियासत में कई अलग अलग प्रकार के अधिकारी होते थे, पदाधिकारी होते थे। मुख्य हमने राजा पर अभी चर्चा की कि राजा जिसको ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। प्रशासनिक शक्ति हो, सैनिक शक्ति हो, न्यायिक शक्ति हो, जितनी भी सारी शक्तियां थी उनका केंद्र बिंदु राजा होता था। और हम ये देखते हैं जब किसी एक ही व्यक्ति में आपके कार्यपालिका भी उसी में निहित हो जाए, व्यवस्थापिका भी उसी में निहित हो जाए, न्यायपालिका भी उसी में निहित हो जाए, तो फिर निरंकुशता उत्पन्न होती है। तो क्या राजा निरंकुश था? तो हम कहेंगे नहीं साहब, राजा निरंकुश नहीं था, क्योंकि राजा पर कई तरह के दबाव होते थे, और राजा को अपने मंत्रियों, अपने युवराज, अपने पुरोहित और सामंतों की सलाह के अनुसार काम करना होता था, इसलिए वो निरंकुश नहीं होता था। फिर दूसरा, वो धर्मशास्त्रों के हिसाब से अपने निर्णय लेता था, और उस पर नीतिगत दबाव भी होता था कि वो अच्छे डिसीजन ले, एक एग्जाम्पल सेट करे। इस प्रकार के एग्जाम्पल हमको बहुत देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा, कई बार ये सवाल भी आता है कि कई बार ऐसा होता था कि भाई राजा तो बालक है, अल्प आयु है, तो ऐसे में अल्प आयु में क्या राजा में इतनी समझ विकसित होती थी कि क्या धर्मशास्त्र क्या कहते हैं इस संबंध में, नीति शास्त्र क्या कहता है? तो नहीं, अल्प आयु वाले बालक में तो नहीं होती इस प्रकार की समझ। तो फिर ऐसे में क्या होता था कि कई जगह हम ये देखते हैं कि अगर राजा अल्प आयु है तो उसकी जो माता होती थी, या तो माता को या फिर राज्य की किसी व्यक्ति को उसका संरक्षक बना दिया जाता था, और संरक्षक के तौर पर वो व्यक्ति शासन संचालन किया करता था जब तक राजा वयस्क ना हो जाए। जैसे आप पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है, उनकी माता कर्पूरी देवी ने पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका के तौर पर कार्य किया था। या इसके अलावा अगर आप मेवाड़ में देखें तो मेवाड़ के जब शासक बने थे मोकल, तो मोकल के संरक्षक के तौर पर एक तो चुंडा ने कार्य किया था, चुंडा के बाद रणमल राठौड़ ने भी कार्य किया था। महाराणा कुंभा हम देखते हैं तो महाराणा कुंभा के संरक्षक के तौर पर भी रणमल राठौड़ ने काम किया था। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्लियर? एक पिक्चर तो क्लियर हुई। राजा जी से हमने बात कर ली और राजा जी ने अपनी सारी चीज जो है हमको बता दी। अब राजा जी के बाद हम चलते हैं दूसरे व्यक्ति पे। बोले ठीक है राजा जी, आपकी बात तो हो गई, चलो इसको तो क्यों हटाएं, हम अगली इमेज इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये लो, ये दूसरी इमेज। अब राजा जी से हमने पूछा, ठीक है राजा जी, आपकी बात तो हम मान गए, लेकिन आपके जो कर्मचारी हैं अब इनका परिचय भी तो दिला दो। बोले बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इनका परिचय भी दिलाएंगे। बोले ये जो आपके बगल में बैठे हुए हैं ये कौन है, इनका थोड़ा परिचय दो ना, दिखा। बोले कौन ये? बोले हाँ, ये मेरे प्रधान है। बोले साहब इनका क्या काम है प्रधान जी का? बोले देखो, जितनी भी ये जो सलाह होती है ना प्रशासन से रिलेटेड, इसके अलावा सेना से रिलेटेड प्रशासनिक सलाह, इसके अलावा सैनिक सलाह कि साहब सेना को कैसे यूज में लेना है, कौन शत्रु अटैक कर सकता है, प्रशासन में कौन कहाँ क्या गलती कर रहा है, वो सारी सलाह मेरे को ये देते हैं मेरे प्रधान जी। बोले अच्छा, इसका मतलब प्रधान वो व्यक्ति है जो राजा को प्रशासनिक मामलों में, सैनिक मामलों में, मतलब जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन विषयों में राजा को जो सलाह देता था वो प्रधान। नाम से ही क्लियर है, प्रधान प्रधान व्यक्ति है, मेन व्यक्ति है। हालांकि इसका नाम जैसे मेवाड़ में हम ये देखते हैं कि महाराणा प्रताप जो थे तो भामाशाह महाराणा प्रताप के प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब अमर सिंह थे तो अमर सिंह के टाइम में इस पोस्ट को मुख्यमंत्री की पोस्ट कहा गया। जैसा हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब कहती है कि साहब महाराणा प्रताप के टाइम भामाशाह उनके प्रधानमंत्री थे, लेकिन बाद में जब उनके पुत्र अमर सिंह बने तो अमर सिंह के टाइम में उस प्रधानमंत्री की पोस्ट को मुख्यमंत्री की पोस्ट कहा गया। तो प्रधानमंत्री भी मिलता है, मुख्यमंत्री भी देखने को मिलता है, और इसके और भी कई अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। जैसे आप जयपुर रियासत में जब देखेंगे तो जयपुर रियासत में इसी पोस्ट को कहा गया मुसाहिब। मुसाहिब, ये जयपुर में इसको मुसाहिब कहते थे। या इसके अलावा अगर आप कोटा और बूंदी में देखेंगे, कोटा बूंदी रियासत में, तो वहां पर इसी को दीवान या फौजदार कहा जाता था। इसके अलावा अगर आप मेवाड़ में देखेंगे, मैप से बताऊंगा आपको,
ये राजस्थान का मैप, यहां पर ये कोटा और बूंदी, यहां पर क्या कहते थे इसको, इसी पोस्ट को कहते थे दीवान। हालांकि दीवान कई जगह अलग होता था, दीवान जो दीवानी मामले देखे पैसे टके से रिलेटेड, यहां इसको बोलते थे दीवान या फौजदार, कोटा बूंदी में। जयपुर की अगर हम बात करें, यहां बोलते थे मुसाहिब। इसके अलावा ये जो आपका क्षेत्र था मेवाड़, मारवाड़ और जैसलमेर, यहां पर इस पोस्ट को बोला जाता था प्रधान। इसके अलावा बीकानेर और भरतपुर, देखो दोनों दूर है ना, एक यहां इधर पूर्व में है, एक उधर वहां पश्चिम में, तो बीकानेर में और यहां पर भरतपुर में, यहां दो जगह इस पोस्ट को कहा जाता था मुख्तियार। मुख्तियार तो प्रधान बोल लो, या कोटा बूंदी में दीवान या फौजदार बोल लो। एग्जामिनर ऐसे पूछेगा बेटा आपसे कि फला इस पोस्ट को बताओ जयपुर रियासत में क्या कहा जाता था, या बीकानेर भरतपुर रियासत में, या इस पोस्ट को कि कोई व्यक्ति अगर राजा को प्रशासनिक और सैनिक मामलों में अगर सलाह दे रहा है और सेकंड नंबर की पोस्ट है, फर्स्ट नंबर पे राजा, सेकंड नंबर पे प्रधान साहब, सेकंड नंबर की पोस्ट है, उस पोस्ट को मेवाड़ में क्या बोलते हैं, या फिर मारवाड़ में क्या बोलते हैं, या जैसलमेर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर से मैं बोलूं कि प्रधान की पोस्ट है, जैसे महाराणा प्रताप के जो प्रधानमंत्री थे वो भामाशाह थे, लेकिन अमर सिंह के टाइम हमको इस पोस्ट का नाम मुख्यमंत्री देखने को मिलता है। अलग अलग रियासतों में इस पोस्ट को अलग अलग नाम से जाना गया। राजा के बाद ये पोस्ट आया करती थी, सेकंड मोस्ट पावरफुल ये व्यक्ति होता था। हालांकि कई जगह देश दीवान भी हो जाया करता था, वो दीवान वो अभी हम चर्चा करेंगे। इस पोस्ट को कोटा और बूंदी में दीवान या फौजदार बोला जाता था। इसी पोस्ट को जयपुर में मुसाहिब बोला जाता था। इसी पोस्ट को मेवाड़ में, मारवाड़ में, जैसलमेर में प्रधान बोला जाता था। इसी पोस्ट को बीकानेर और भरतपुर में मुख्तियार बोला जाता था। क्लियर? तो एक तो राजा जी ने क्या किया, खुद का परिचय दे दिया था, एक राजा जी ने अपने प्रधान का परिचय दे दिया। अब राजा जी से हमने पूछा कि राजा जी देखो प्रधान का परिचय तो आपने दे दिया, ये प्रधान के बगल में तीसरे व्यक्ति कौन बैठे हुए यहाँ पे? बोले ये, बोले हाँ। अरे ये तो दीवान साहब है हमारे। बोले ये क्या करते हैं? अरे भैया आपने पढ़ाई लिखाई करी है कि नहीं करी? बोले साहब करी तो है। बोले दीवान किससे बना है? बोले साहब दीवानी मामलों से। तो जो दीवानी मामले देखे वो दीवान। बोले दीवानी मामले मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड, पैसे टके के मामले, वित्त रिलेटेड, राजस्व रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड या वित्त से रिलेटेड जो मामले देखेगा, पैसे टके के मामले देखेगा, वो हमारा दीवान मतलब वित्त मंत्री। बोले अच्छा अच्छा। बोले पावरफुल आदमी भैया, पैसे टके का हिसाब रख रहा है तो बहुत ईमानदार आदमी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये बहुत ईमानदार आदमी है, नहीं तो गड़बड़ कर दे, बहुत ईमानदार आदमी है। और दूसरा क्या है, हमारे जो खालसा क्षेत्र हैं, उन खालसा क्षेत्रों में जो हाकिमों की नियुक्ति होती है वो मैं इनकी सलाह पे ही करता हूं। बोले साहब बात पल्ले नहीं पड़ी। बोले सुनो, ये है राज्य, ठीक साहब, इस राज्य का ये हिस्सा जो सीधे मेरे नियंत्रण में, इसको कहा जाता है खालसा के, यानी खालसा। और ये वाला हिस्सा जो मैंने अपने भाई बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को, रक्त संबंधियों को, और जो मेरे कर्मचारी अधिकारी मुत्सद्दी हैं उनको जो मैंने दे रखा है, ये हिस्सा है जागीर, जे यानी जागीर। तो जो हिस्सा सीधे मेरे नियंत्रण में है उसको खालसा कहता हूं मैं। जो भाई बंधुओं को दे रखे हैं जमीनें उनको जागीर में बोलता हूं, बता चुका मैं पार्ट 1 में आपको। तो यहां इस खालसा में जो न्याय करते हैं, इस खालसा के क्षेत्र में भाई सबसे ज्यादा तो न्यायिक अधिकार तो मेरे पास ही है, लेकिन मैं सारे तो न्याय के काम नहीं देख सकता भाई। मैं वही न्याय रिलेटेड काम देखता हूं जिसमें कोई मृत्युदंड से रिलेटेड मामला आ जाए तो उसको मैं देख लेता हूं, या इसके अलावा कोई बहुत बड़ा मैटर हो जाए कि साहब किसी ने देशद्रोह कर दिया तो वो मामले मैं देख लेता हूं। इसके अलावा इनसे छोटे मामले भी तो होते हैं ना? बोले हाँ साहब होते हैं। तो वो जो इनसे छोटे मामले हैं खालसा के क्षेत्रों में तो देखता हाकिम, ठीक है साहब। और जागीर में कौन देखता है? बोले जागीर में मैंने इन जागीरदारों को न्याय के अधिकार दे रखे हैं कि भैया जागीरदारों तुम अपने न्याय के अधिकारों का उपयोग कर लेना, तो वहां पे जागीरदार देखते हैं। बोले ठीक है। तो ये जो खालसा क्षेत्र है, इन खालसा क्षेत्रों में जो न्याय देने का, मतलब यहाँ के जो जज हैं जो न्याय देने का काम करते हैं उनको हाकिम कहा जाता है, उन अधिकारियों को। और इन हाकिमों की जो मैं नियुक्ति करता हूं वो मैं, जो मेरे दीवान साहब हैं, उन दीवान साहब की सलाह पर करता हूं। बोले अच्छा ये चक्कर है क्या? बोले साहब दिमाग में कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं। बोले पूछो। बोले लगे हाथ न्यायिक व्यवस्था भी बता ही दो ना।
भाई परिचय तो आप दे ही रहे हो, लगे हाथ न्यायिक व्यवस्था भी बता दो। तो बोले सुनो, न्याय व्यवस्था के लिए तीन तरह के विषय हैं। एक तो है सबसे बड़े विषय, किसी ने देशद्रोह कर दिया, किसी को मृत्युदंड सुनाना है, मौत की सजा देनी है, वो डिसीजन मैं खुद लूंगा। मतलब न्याय के जो पूरे अधिकार हैं वो मेरे अंदर निहित है। जैसा शुरू में इन्होंने बताया था कि प्रशासनिक अधिकार हो और चाहे न्यायिक अधिकार हो और चाहे सैनिक अधिकार हो, मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सब मैं ही हूं जो। तो न्याय के सारे अधिकार मेरे अंदर निहित हैं, लेकिन मैं सारे न्याय करूंगा। मान लो किसी ने किसी के थप्पड़ दे लिया, वो आदमी मेरे पास आ जाएगा न्याय के लिए, साहब वो तो मेरे थप्पड़ दे लियो। छोटे मोटे काम थोड़ी देखूंगा मैं, न्याय करूंगा लेकिन बड़े मामलों में करूंगा। तो बड़े मामले तो मैं देख लूंगा, एक तो राजद्रोह वाला मामला, एक मृत्युदंड वाला। ठीक साहब, इससे जो छोटे मामले होंगे, उन छोटे मामलों में खालसा के क्षेत्र में मैंने हाकिम बैठा रखे हैं, और जागीर क्षेत्र जो मैंने अपने रक्त संबंधियों को और बाकियों को जो दे रखा है, तो जागीर के क्षेत्र में जागीरदार न्याय कर लेंगे और खालसा के क्षेत्र में हाकिम न्याय कर लेंगे। हाकिम के बारे में बता दिया कि हाकिम की नियुक्ति दीवान की सलाह पर होती है। ठीक है, कई और छोटे छोटे मामले भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे मामले होते हैं। कैसे? बोले वही, जैसे किसी ने किसी थप्पड़ दे लिया, या लड़ाई हो गई किसी के साथ में, किसी की थोड़ी बहुत मारा पीटी हो गई, या कोई पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है, कोई जाति का मामला हो गया आपस में। तो फिर ऐसे में जो गांव के क्षेत्र है, वहीं गांव में पंच वगैरह बैठकर वो अपने आप पंचायत में उस मामले को सॉल्व कर लेते, तो वो तीसरा स्तर हो गया। तो बोले अच्छा, तो इसका मतलब जो तीसरा स्तर है कि अगर कोई जाति से रिलेटेड मामला है तब तो जातीय पंचायत हो गई। बोले हाँ, वो जातीय पंचायत उसको सॉल्व कर देंगी। या फिर अगर और कोई जाति के अलावा कोई और मामला है तो फिर ग्राम पंचायत होती है, जिसको पंचकुल कहा गया। बोले साहब पंचकुल मतलब? अरे बोले 5 पंच बैठ गए और वो पंच बैठ के डिसीजन कर लेंगे कि भैया एक काम कर, तूने अपराध किया है, तू तो तेरे को ये सजा दी जाती है। तो जातीय मामले तो जातीय पंचायत देख लेंगी, या बाकी जो मामले होंगे पंचकुल देख लेंगे, जिसको ग्राम पंचायत कहा जाता था। थोड़े और ऊपर के मामले होंगे तो यहाँ हाकिम न्याय कर देंगे, यहाँ जागीरदार करेंगे। और बड़े मामले होंगे, कोई राजद्रोह का मामला आ गया, मृत्युदंड का मामला हो गया, तो उसमें मैं न्याय कर दूंगा। ये न्यायिक व्यवस्था है। और समझाना क्या है इसमें, इतना सही है। तो भविष्य में कभी बालकों के आरिस वारिस के एग्जाम तो लिख देंगे बालक। मैंने कहा हाँ साहब, आपने जो समझाया तो बालक इसमें लिख देंगे। अब बालकों की अब कोई चिंता की बात नहीं। साहब एक सवाल हो गया, क्या सबको बराबर न्याय मिलता है या कोई भेदभाव भी होता है? नहीं, भेदभाव होता है। इस न्याय व्यवस्था में थोड़ा भेदभाव भी है। बोले कैसे? बोले हम जब न्याय करते हैं तो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति देखी जाती है। भाई कुछ भेदभाव है, हर व्यवस्था में होता है, आज भी है। कैसे हैं? बोले समझो, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति देखी जाएगी, और जिसकी सामाजिक स्थिति अच्छी है उसको थोड़ा कम दंड मिलेगा, और जिसकी सामाजिक स्थिति थोड़ी नीची है उसको ज्यादा दंड मिलेगा। तो इसका मतलब एक तो सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव। तो क्या इस प्रकार का भेदभाव आज भी है? बिल्कुल है। इस प्रकार पूर्ण रूप से आदर्श स्थिति स्थापित नहीं हो सकती। हम आदर्शवाद की तरफ बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण नहीं होती है इसीलिए उस व्यवस्था में परिवर्तन होते हैं। ये व्यवस्था पूर्ण नहीं थी, इसमें परिवर्तन हुए। आज की व्यवस्था भी पूर्ण नहीं है, तो भविष्य की जो व्यवस्था आएगी वो इससे बेहतर आएगी। भविष्य की जो व्यवस्था आएगी वो भी अपने आप में पूर्ण नहीं होगी, तो उसके बाद जो व्यवस्था आएगी वो उससे और बेहतर होगी। आज आर्थिक आधार पर भेदभाव होता है कि अगर आपके पास में पैसा है तो न्याय को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है, पैसा नहीं है तो न्याय को पक्ष में नहीं मोड़ा जा सकता। पैसा है जल्दी न्याय मिल जाएगा, पैसा नहीं है तो चक्कर काटते जाओ, चप्पलें घिस जाएंगी आपकी। तो कोई व्यवस्था अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। तो एक तो ये सामाजिक आधार पर भेदभाव। बोले दूसरा एक ये भी अब कमी है, मानते हैं कि मान लो कोई अपराधी है और मैंने जागीरदारों को क्या दे रखा है, शरण देने का अधिकार। कि मान लो कि ये रामलाल है, रामलाल ने कोई अपराध कर दिया, अपराध करने के बाद ये मेरे किसी जागीरदार के पास में चला गया और जागीरदार ने इसको अपने यहाँ पे शरण दे दी, तो अब इसको शरण देने का अधिकार है। अगर रामलाल को जागीरदार ने शरण दे दी तो अब इसको कोई भी दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसकी शरण में चला गया। तो ये जो अधिकार था जागीरदारों के पास में शरण देने का अधिकार, इसका मिसयूज इस प्रकार से किया जाता था। तो ये न्यायिक व्यवस्था हो गई। तो मेरे हिसाब से न्याय व्यवस्था क्लियर है। बाकी पीडीएफ में आपको सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स लिखे हुए मिल ही जाएंगे, वहां पर आप इसको देख लेना। समझाने का काम मैंने कर दिया, लिखने का काम अगर आप मेंस की एग्जाम है तो वहां लिख सकते हैं, और प्रीलिम्स की एग्जाम है तो जो भी आपसे पूछा जाए कि साहब ये फलाना ये सिस्टम क्या है, या फिर
न्याय व्यवस्था में हाकिम जो है वो हाकिम कहां पर न्याय करता था, या हाकिम जो है वो किससे संबंधित एक पद है, इस प्रकार से आप दे सकते हैं उसके उत्तर। तो वापस विषय पर आ दो। अभी तक 3 चीज हमने देखी, राजा, प्रधान, दीवान, और इसके अलावा एक चौथी न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था किस प्रकार से होती थी, ठीक। अब और आगे बढ़ते हैं। अब पूछ ही लिया, फिर जिज्ञासा होके बोले साहब ये इनका परिचय तो आपने दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। ये तो आपके प्रधान साहब हैं, ये आपके दीवान साहब हैं, ये साहब कौन है, बोले ये इधर जो बैठे हैं, बोले ये हमारे बख्शी। बोले साहब बख्शी क्या होता है, बोले हमारी जो सेना है ना, हाँ साहब, उस सेना को भर्ती करना, उसको ट्रेनिंग देना, मतलब प्रशिक्षण, इसके अलावा कोई सैन्य सामग्री की आवश्यकता है। बोले मतलब साहब सैन्य सामग्री कैसे, जैसे ड्रोन, मिसाइल वगैरह? अरे नहीं, वो तो भविष्य में लिए जाएंगे। बोले ड्रोन व्रोन तो आप लोग खरीदोगे भविष्य में, अपने तो तलवार, भाले, बर्छे ये लिए जाते हैं, तो क्या सैनिक सामग्री चाहिए, सैनिकों को कैसे प्रशिक्षण देना है, कैसे क्या भर्ती होगी, मतलब सेना से रिलेटेड मामले देखते हैं, भर्ती, प्रशिक्षण, सैन्य सामग्री। और फिर जब ये इनको मामले देखने हैं, तो हमारे तो अब सेना में टैंक वैंक तो है नहीं, राफेल वगैरह तो है नहीं, हमको तो घोड़ों पे बैठ के जाना होता है। तो हम बख्शी ऐसे आदमी को बनाते हैं जिसको अश्व चिकित्सा की जानकारी हो, मतलब जो घोड़ों का उपचार करना जानता हो। तो ध्यान रखना, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि रियासत में जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, इसमें कौन सी ऐसी पोस्ट थी, उस पोस्ट पर नियुक्ति के लिए अश्व चिकित्सा की जानकारी होना अति आवश्यक था, तो वो थी आपके बख्शी। तो घोड़ों की चिकित्सा की जानकारी, भाई सेना में घोड़े ही काम में आते थे। अब घोड़े के कोई बीमारी हो गई, टांग पे लग गई और कोई घाव हो गया, तो इतना तो पता होना चाहिए। तो इसका मतलब वेटनरी ज्ञान होना चाहिए इनको, पशु चिकित्सक होना चाहिए, पशु चिकित्सा की जानकारी। अश्व चिकित्सक मतलब खाली ऐसा नहीं कि जो अश्व के बारे में जानकारी होती थी, पशु चिकित्सक होना चाहिए कि पशुओं के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। अब इनके पास में इतना ज्यादा काम होता था, इन बख्शी साहब के पास में, तो राजा जी ने कहा कि देखो साहब बख्शी साहब के पास बहुत ज्यादा काम है, तो फिर क्या करें। बोले बख्शी साहब की हेल्प के लिए एक व्यक्ति को और बैठा दो, जो इनके अंडर में रहकर काम करेगा, उसको बोल देंगे नायब बख्शी। क्या बोल देंगे? नायब बख्शी। भाई जैसे आज पोस्ट होती है ना तहसीलदार, तो नायब तहसीलदार, तो मतलब नायब तहसीलदार उसके ठीक अंडर में रहकर काम करेगा, तो ये नायब बख्शी बना दिया। अब ये जो नायब बख्शी बना दिया, तो इनकी हेल्प तो करेगा ही करेगा, प्लस साथ के साथ सेना से रिलेटेड जो खर्चे होंगे, सैन्य खर्चे, उनकी जांच करेगा। फिर इसके अलावा इसको एक काम और दे दिया, बोले एक काम और कर लेना भाई तू। बोले क्या? रेख कलेक्शन का भी तू ही काम कर लेना, मतलब रेख जो आएगी उसकी जांच तू कर लेना कि कहां से रेख आ रही है, नहीं आ रही है। अब रेख क्या, मैंने आपको बताया था कि कोई भी जागीरदार होता था, उसको एक पट्टा दिया होता था राजा के द्वारा, ये पट्टा दे दिया, उस पट्टे में लिखा होता था कि तेरे को जो पट्टा दिया हुआ है, यहां इस क्षेत्र से सालाना मान लो जैसे 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा, और ये रेवेन्यू राजा को जमा कर देना, एक हिस्सा अपने पास रख लेना, बाकी राजा के पास में जमा करा देना। तो पट्टे पर जो रेख लिखी हुई होती थी, रेख मतलब लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, उसको कहा जाता था पट्टा रेख, मैंने बताया था आपको। लेकिन वास्तव में जब ये सामंत अपने लोगों को भेजता कि जाओ भाई जाओ कलेक्शन करके लाओ, कलेक्शन करने के लिए जो लोग जाते थे उनको कहा जाता था तफेदार। तफरी करते हुए जाते थे, ध्यान रख लेना, तफरी करते जाते थे, घूमते फिरते जाते थे, तफेदार। तो तफेदार जब जाते थे तो पता चला कि 1 करोड़ की जगह तो 70 लाख का ही कलेक्शन हुआ, तो वो पट्टे पर जो अंकित थी पट्टा रेख, वो तो अनुमानित थी, लेकिन ये वास्तविक कि साहब इतना ही कलेक्शन हुआ। तो ये जो पट्टा, जो रेख आपकी आएगी, लैंड रेवेन्यू आएगा, उस लैंड रेवेन्यू की भी जांच ये व्यक्ति करता था। क्योंकि मान लो अगर कोई रेख जमा नहीं करा रहा है, नहीं दे रहा है, तो आपको सेना भेजनी पड़ेगी कि पहले आपने तफेदार को भेज दिया, या इससे रिलेटेड जो अधिकारी हैं आपके, पटवारी हो गया, या इससे रिलेटेड जो अधिकारी हैं आपके चौधरी हो गए, पटेल हो गए, उनकी अभी हम बात करेंगे। लेकिन वहां से उन्होंने नहीं दिया कि नहीं दे रहे हम, तो फिर कलेक्शन के लिए सेना को ही भेजना पड़ेगा, फाइनली सेना ही लेके आएगी। तो इसलिए इस व्यक्ति को एक काम सौंपा है नायब बख्शी को, कि एक तो तू सेना पर खर्चों वर्चों की जांच कर लेना, इसके अलावा किले पर जो खर्चे होंगे, कि किले की मरम्मत है या उसकी सुरक्षा के लिए जो खर्चे हैं, तो किले पर जो खर्चे होंगे उनकी जांच भी तू कर लेना, वो भी तू देख लेना नायब बख्शी। सेना वाले खर्चे भी तू देख लेना, और जो रेख का कलेक्शन का काम है, लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन का काम है, वो भी तू देख लेना, और बाकी जो मामले होंगे उसमें बख्शी साहब की हेल्प कर देना।
बस इतनी सी बात। अब इसके बाद एक होता था आपका शिकदार। कौन? शिकदार। इधर आते हैं, बोले साहब ये कौन है जिसके चेहरे पर शिकन है थोड़ी सी? बोले ये शिकदार है, इनके चेहरे पे थोड़ी सी शिकन है। बोले शिकन क्यों है इनके चेहरे पे? बोले क्योंकि ये शिकदार हैं। बोले साहब मजे ले रहे हो आप तो हैं, काम क्या है ये बताओ ना साहब, हमारे काम की बात ये है शिकदार। बोले भैया जो नगर प्रशासन है ना वो इनको देखना होता है। बोले मतलब ये कि कहाँ सड़कें बनानी है, कहाँ नालियां बनानी है, नगर के प्रशासन से रिलेटेड आंतरिक जो व्यवस्था है वो इनको देखनी है। भाई सेना से रिलेटेड मामले कौन देख रहा है? वो तो साहब वो देख रहे हैं बख्शी साहब और नए बख्शी साहब। तो सेना के अलावा भी तो शहर में और प्रशासन होता है ना, जैसे आपके नगर पालिका टाइप के काम हो गए, नगर निगम टाइप के काम हो गए, तो इस टाइप के भी तो कोई काम देखेगा। फिर आंतरिक शांति सुरक्षा भी बनानी है। तो जैसे मुगल व्यवस्था में हम एक पद देखते हैं कोतवाल, थानेदार टाइप का, उसी प्रकार का ये पद होता था शिकदार का, जो नगर प्रशासन देखता था। किसके समान? कोतवाल के समान, कोतवाल के समान, थानेदार टाइप का। ये तो मुगल व्यवस्था में होता था, और यहां पर ये हो गया रियासतों में, जो राजस्थान की रियासतें थे। कौन सा काम देखता था? नगर प्रशासन से रिलेटेड। क्लियर है? एक तो गाना भी है ना कि हमको अब काहे की चिंता, सैया भये कोतवाल थानेदार। चलो आगे बढ़ो। अब ये आगे साहब मुंशी साहब। बोले साहब ये कौन है? बोले मुंशी जी हैं। बोले राजा जी अब आप मत बताना मुंशी जी क्या करते हैं, अब हम आपको बताएंगे मुंशी जी क्या करते हैं। बोले बताओ। मुंशी जी के बारे में हम ये पढ़ते हैं साहब, हमने खूब पिक्चरें देखी हैं, DD1 पे, DD2 पे। छोटे छोटे थे जब पिक्चर आया करती थी, आधी पिक्चर आती थी शुक्रवार को और आधी आती थी शनिवार को। तो वहां पे साहब ऐसा होता था, कोई पैसे वाला आदमी होता था और वो हर काम में मुंशी जी को बुलाता था। मुंशी जी ये पत्र तैयार करो, मुंशी जी ये पत्र इनको लिखो, मुंशी जी जरा चेक करना है इसमें कागज की एक बार जांच करना। तो ऐसा ही कुछ काम करते हैं क्या ये? बोले हाँ बिल्कुल यही काम करते हैं मुंशी जी, यही काम करते हैं कि कौन से आपको कागज तैयार करने हैं, उन कागजों की जांच, आपका पत्र वगैरह भेजना, पत्र लिखना, ये सब पत्राचार वगैरह अपने मुंशी जी करते हैं ये। बोले साहब पत्र कितने टाइप के होते हैं? ये हमको नहीं पता, ये तो आप बता दो। बोले देखो भैया ऐसा है कि पत्र दो तरह के हैं, कि अगर कोई पत्र मैं राजा को भेजूं तो उसको अलग कहा जाता है, और कोई पत्र अगर मैं सामंत को भेजूं तो उस पत्र को अलग नाम दिया जाता है। जैसे अगर किसी सामंत को मैं पत्र भेज रहा हूं तो उसको कहा जाता है रुक्का। क्या कहा जाता है? रुक्का। कि मान लो जैसे मैंने एक पत्र भेजा, सामंत अपने ठिकाने में बैठा हुआ है और उसके पास में एक लेटर आया, तो उसका जो आदमी बोलेगा, बोले साहब ये रुक्का आया। बोले अच्छा राजा जी ने भेजा, इसका मतलब रुक्का। और एक होता है साहब राजा, जो राजा को भेजता है वो है खरीदता। तो आपसे अगर पूछा जाए खरीदता क्या है? राजा द्वारा राजा को भेजे जाने वाला पत्र खरीदता। रुक्का क्या है? राजा द्वारा सामंत को भेजे जाने वाला पत्र रुक्का। ठीक, चलो भैया आगे बढ़ो। बोले साहब ये इधर ये जो एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं ये कौन है? बोले ये तो वकील साहब हैं। बोले मतलब ये उस टाइप के वकील जैसे आज हम देखते हैं कोर्ट में कि जज साहब बैठे हैं और उधर उनके कोई जिनका पक्ष ले रहे हैं और फिर वो आपस में बहस करते हैं बीच में। बोले वैसे ही वही वकील साहब हैं कि कोई जब न्याय के लिए आता है तो ये बीच में वकील साहब उनका पक्ष रखते हैं। अरे बोले नहीं, हमारी न्याय व्यवस्था तो बहुत सरल है और बहुत सस्ती है, आपकी तरह नहीं कि अब एफिडेविट बना के लाओ, और ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। तो ये उस समय जो न्याय व्यवस्था थी, ये दो शब्द में बोलना भूल गया था, ये भी ध्यान रख लेना इसी बारे कि उस टाइम न्याय व्यवस्था बहुत सरल होती थी कि आप सीधे राजा के पास में गए, कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी है, या आप हाकिम के पास में गए, या जागीरदार के पास में गए, या जातीय पंचायत के पास में गए, या फिर पंचकुल के पास में गए। कोई आपको ये नहीं कि कागज तैयार करना है, एफिडेविट बनाना है, कोई फीस नहीं भरनी होती थी आपको। और इसके अलावा प्रक्रिया बहुत सरल थी और सस्ता था क्योंकि फीस वगैरह नहीं देनी थी। अब तो कई तरह की चीजें हैं। बोले साहब लेकिन ये जो वकील है ना, ये वो बड़े वकील नहीं है। होता क्या है कि ये है रियासत, रियासत में है ये खालसा और ये है जागीर। ठीक, अब मान लो इस खालसा क्षेत्र में जो राजा बैठा है,
राजा ने इस जागीर के लिए कोई निर्णय लिया या कोई आदेश पारित किया या उस जागीर के लिए या इस जागीर के लिए या इस सामंत को बुलाया, सामंत से रिलेटेड कोई भी बात कही, तो सामंत तो हर टाइम रहता नहीं था खालसा में। सामंत क्या करता था, अपने एक आदमी को यहां छोड़कर रखता था, ये इसने एक आदमी छोड़ दिया, ये इसने एक आदमी छोड़ दिया। तो रियासत में मतलब खालसा के क्षेत्र में सामंत का जो व्यक्ति वहां पर रहता था, खालसा के क्षेत्र में जो राजा और सामंत के बीच में एक कड़ी का काम किया करता था, उसको कहा जाता था वकील। आज भी वकील यही करते हैं। जज और जो व्यक्ति है उन दोनों के बीच में क्या करता है, एक कड़ी का काम करता है कि साहब जज की बात उस तक पहुंचा दी और उसकी बात जज तक पहुंचा दी। या दो जनों के बीच में भी अगर कोई आ जाए, अरे बोले यार क्यों तू हम दोनों के बीच में वकील बन रहा है, तो मीडिएटर का काम, तो ये वकील साहब मीडिएटर का काम करते थे। फिर इसके अलावा एक आता था आपका खानसमा। अब एक खानसमा अपन बना लेते हैं। खानसमा या इसी को कहा जाता था मीरसमा। मीरसमा, खानसमा कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है खाने का सामान वामान की व्यवस्था जो व्यक्ति करे, तो सीधी सी बात है वही खानसमा। थोड़ा सा समझाता हूं। ये आपका एक महल है, राजा जी, राजकुमार, रानियां, राजकुमारियां सब यहां पे रहती हैं। महल की कई आवश्यकताएं होती हैं। महल की आवश्यकताओं की पूर्ति इस व्यक्ति के द्वारा की जाती थी, खानसमा, जिसको मीरसमा कहा जाता था। मान लो जैसे युवराज ने ये कहा कि आज तो पनीर बटर मसाला बनाओ, तो खानसमा के पास में जाएगी डिजायर, बोले पनीर बटर मसाले की डिमांड आई है आज, तो आज वो बनाना पड़ेगा। अब ऐसे में आपको पनीर भी चाहिए, आपको मिर्च भी चाहिए, आपको इसके अलावा तेल भी चाहिए, इसके अलावा हल्दी भी, जीरा भी ये चाहिए। तो ऐसा मार्केट से नहीं खरीदा जाता था, वहां खुद के राजकीय उद्योग होते थे। महल इतना बड़ा होता था, वहीं पर एक जगह होती थी जिसको राजकीय उद्योग कहा जाता था। मतलब खुद इनकी इंडस्ट्री होती थी, कहीं मसाले कूटे जा रहे हैं, कहीं तेल निकाला जा रहा है, तो उन सारे राजकीय उद्योगों पर इसी का नियंत्रण होता था खानसमा का। खानसमा यहाँ से सामान लेता, भैया एक काम करो, आज राजकुमार जी की डिमांड आई है, पनीर लबाबदार बनना चाहिए, क्या था, पनीर बटर मसाला बोला था कि मैंने, बोला पनीर बटर मसाला बनना चाहिए, तो पनीर भेजो और तेल भेजो और ये भेजो। तो मतलब राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, राज्य के उद्योगों पर नियंत्रण करना, राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान का क्रय विक्रय करना, ये सब कौन करता था, खानसमा, जिसको मीरसमा कहा जाता था। और इस पोस्ट पे अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि इस पोस्ट पे जो आदमी बैठेगा ऑनेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए। क्यों, युवराज छोड़ो, आप तो राजा जी ने बोल दिया, आज युवराज को तो भूल जाओ एक बार, राजा जी ने बोल दिया, बोले आज तो गरम गरम समोसे बना लो। अब ये सारी व्यवस्था कौन करेगा, खानसमा करेगा। खानसमा ने समोसे बनाए और समोसे में मिला दिया जहर, राजा जी खाएंगे और खाते ही परलोक सिधार जाएंगे। तो ऐसे में राजा इस पद पर उस व्यक्ति को अपॉइंट करता था जिस पर राजा को बहुत ट्रस्ट होता था, वरना तो क्या पता किसी ऐसे आदमी को बैठा दिया और वो षड्यंत्र करके राजा को सल्टा दे ऊपर, और बाकी राज परिवार के सारे लोग खा रहे हैं, बैठ के खाना खा रहे हैं, कोई आपके चाउमीन खा रहा है, कोई पनीर बटर मसाला खा रहा है, कोई कचौरी, कोई समोसे, कोई अलग अलग खा रहे हैं, सब में जहर मिला दिया, एक साथ ही सारा राज परिवार खत्म। तो इस पोस्ट पे बहुत ईमानदार व्यक्ति की अपॉइंटमेंट होती थी, और ये ईमानदार व्यक्ति अपना काम बढ़िया करता रहता, तो फिर इसी का अगला प्रमोशन ज्यादातर ये कर दिया जाता था दीवानी मामले में। हालांकि दीवानी मामले में थोड़ी सी रेवेन्यू रिलेटेड मामलों की समझ होनी चाहिए थी, तो राजा को अगर ये लगता था कि ऑनेस्ट है और इसको इस मामलों की समझ भी है, दीवानी मामलों की, तो वो इस पर प्रमोट कर दिया करता था इसको। क्लियर यहां तक। फिर एक पोस्ट होती थी नैमित्तिक। नैमित्तिक यानी निमित्त, क्या होने वाला है भविष्य में। तो मतलब जो आपके कुंडलियां वगैरह जो देखें, जो भविष्य वक्ता, ज्योतिष, ज्योतिष जो ज्योतिष का जिसको ज्ञान हो कि साहब आपकी कुंडली में ये लिखा हुआ है, भविष्य जो है इस ओर की संकेत कर रहा है, शत्रु का आक्रमण हो सकता है, आपको इस प्रकार से पहले ही अपनी तैयारियां करनी चाहिए, तो ज्योतिष की जो जानकारी। फिर एक होता है किलेदार। किलेदार मतलब किले का जिसको प्रभारी बना रखा है कि भाई यहाँ किले की कैसे क्या रक्षा करनी है, कैसे क्या व्यवस्था करनी है, वो सारा सब तू देख। किलेदार मतलब
कि वहां की सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने मामले देखेगा, एक हमने देखा था नायब बख्शी, वो तो किलों पर खर्चों की देखता था व्यवस्था, किलेदार कि किले की सुरक्षा कैसे होगी, किलेदार मतलब उस किले का मालिक हो गया कि यहाँ कौन आएगा, कहाँ कितनी सुरक्षा रहेगी, किसको जाने देना है नहीं जाने देना, वो सारा सब किलेदार के अंडर में जो अधिकारी होते थे वो काम किया करते थे। फिर एक होता था ड्योटीदार, ड्योटीदार मतलब राजा जी से मिलने के लिए आपको जाना है और वो बाहर खड़ा रहेगा, हाँ टाइम लिया हुआ है क्या, कितने बजे का अपॉइंटमेंट दिया हुआ था, बोले साहब 3 बजे का दिया था, 3:30 हो गए, आधे घंटे लेट हो गए, मैं पूछ के आऊंगा पहले राजा जी से, उसके बाद मिलने दूंगा। तो ड्यूटी में आपको जाना है कि नहीं जाना, इस बात मतलब वहां ड्यूटी पर जो खड़ा रहेगा, जो वहां पे भाला लेके जो खड़ा रहेगा वो ड्यूटीदार। क्लियर, ये ड्यूटीदार हो गया, नैमित्तिक हो गया, किलेदार हो गया, ये छोटी छोटी सी पोस्ट है। तो अभी तक हमने क्या देखा, राजा जी देख लिए, प्रधान जी देख लिए, दीवान देख लिए, बख्शी देख लिए, मीर बख्शी देख लिए, शिकदार देख लिए, मुंशी देख लिए, वकील देख लिए, किलेदार देख लिए, ड्योटीदार देख लिए, नैमित्तिक देख लिए। क्लियर, और इसके अलावा न्यायिक व्यवस्था देख ली। अब वीडियो कितना लंबा हो गया, चलो बस, तो अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, 42 मिनट का हुआ है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और अधिकारी, आपके अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो आपके रेवेन्यू से रिलेटेड मामले देखते हैं, राजस्व संबंधी। उस राजस्व संबंधी में क्या क्या हम देखेंगे, ध्यान देना। कि रेवेन्यू का कलेक्शन कैसे होता था, लैंड रेवेन्यू का किस किस प्रकार से कलेक्शन होता था, भूमि के कितने प्रकार थे, किसानों के कितने प्रकार हुआ करते थे, और फिर फाइनली हमको देखना है कि सामंती व्यवस्था की क्या कमियां थी। तो चलिए उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।